हेलो बच्चों। बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जे फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी और इस क्लास 12 बायोलॉजी में हम लोगों ने जो चैप्टर उठाया बेटा उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब यानी जेनेटिक्स का बेटा ये चैप्टर है और जेनेटिक्स में बेटा यानी कि इसके बाद आएगा मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें कि एग्जाम में कितने क्वेश्चंस यहाँ से नीट में आते हैं, तो बेटा अगर 3 चैप्टर की बात करूँ केवल मैं आपको यानी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस प्लस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, तो इन तीनों को मिला के ओवरऑल बात की जाए तो आपके एग्जाम में बेटा 10 से 12 क्वेश्चंस आपके नीट में एवरी ईयर आते हैं। ठीक बेटा। और अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर से लगभग एग्जाम में लगभग देखें तो लगभग 3 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आती हैं इस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से। ठीक, तो आइए बेटा और हर चीज को यानी समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि रटोगे बेटा तो फिर आपको दिक्कत होगी आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन आंसर बिल्कुल फ्रेम टू फ्रेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, वो अलग बात है बाय चांस कोई 2-4 साल में एक क्वेश्चन रिपीट हो जाए। क्लियर नहीं है? तो बिल्कुल आपको लॉजिकल चीजें सीखना चाहिए यहाँ पर। और आइए स्टार्ट करते हैं बेटा शहरयार खान सर के साथ। बेटा पहला नाम जानते हैं कि साइंटिस्ट, ये बेटा साइंटिस्ट हमारे पास यानी कि वाटसन और क्रिक। वाटसन है बड़ा साइंटिस्ट है ये, और ये बेटा रहने वाले कहाँ के थे? शिकागो के। ये आपसे एड्रेस पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन आपको पढ़ना इसके बारे में तो थोड़ी नॉलेज होना चाहिए। जिससे थोड़ी नॉलेज गैदर कर लोगे तो इससे बेटा आपको कुछ जाएगा नहीं, लेकिन आपको कुछ कॉन्फिडेंस आएगा। तो बेटा इनका जो काम किया था इन्होंने बेटा यानी आप याद करना है कि 1950 में बेटा क्या हुआ, इनको डिग्री मिली थी और इनका बेटा जो काम किया था हार्ड एक्सरे बैक्टीरियोफेज। बेटा जितने भी जो बैक्टीरियोफेज होते हैं ना, ये आल बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं बेटा? ये वायरस होते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि यानी कि जेम्स वाटसन जो काम किया था, तो काम किस पे किया था? तो आप बोलोगे इन्होंने अपना जो काम किया था फील्ड आधार बनाया था वो का हार्ड एक्सरे ऑन बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज बेटा वो होते हैं जो वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक, फिर अगले साइंटिस्ट आए बेटा क्रिक। बताया तो मैंने वाटसन और क्रिक थे दो। वाटसन मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। ये नहीं पढ़ना आपको कि बीएससी की एमएसटी की कहाँ के रहने वाले, ये नहीं पूछने वाला। ठीक, हाँ। अब यहाँ बेटा एक क्रिक साइंटिस्ट है अलग, ये भी अपने काम कर रहे थे। ठीक, ये अपने फील्ड में काम कर रहे थे और ये अपनी फील्ड में काम कर रहे थे, दोनों का अपना अपना इंटरेस्ट था फील्ड में। ठीक है बेटा, इन्होंने बेटा क्या किया है यहाँ पर देखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ पर ये, हाँ, यानी कि कंप्लीमेंट्री डबल हेलिकल कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, ये इन्होंने बताया था, इसको पॉइंट आजकल बेटा। फिर इन्होंने एक चीज और बताई बेटा यहाँ पर ये, जैसे देखिए यहाँ पर ये यानी कि एक यहाँ पर देर क्लास साइंटिस्ट ये, हाँ, ये डिफ्रैक्शन यानी पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ प्रोटीन, ये सब आप सीखोगे। ठीक, हाँ, यानी कि एक्सरे ध्यान रखना। वाटसन ने जो काम किया था हार्ड एक्सरे ऑन बैक्टीरियोफेज पे काम किया था, जबकि क्रिक एक साइंटिस्ट है, इन्होंने जो काम किया था बेटा वो काम किया था एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो बेटा ये चीज अलग है, हार्ड एक्सरे अलग है और एक्सरे डिफ्रैक्शन अलग है, ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, ये डिफ्रैक्शन एक टेक्निक होती है, प्रोसेस। तो इन्होंने पॉलीपेप्टाइड की चेन्स यानी अमीनो एसिड के बारे में और प्रोटीन के बारे में इन्होंने बताया था उन्होंने, तो दोनों का फंक्शन अलग है। ठीक, हाँ। फिर क्या हुआ बेटा, एक इन्होंने क्या किया यानी जो क्रिक थे, क्रिक इन्होंने बताया इन्होंने कैरियर था बेटा इनका यानी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है किसी की कॉपी करना, किसी का डुप्लीकेट करना। जैसे डीएनए से डीएनए बन जाए तो उसको बोलते हैं अपन क्या? रेप्लिकेशन बोलते हैं। लेकिन डीएनए से डीएनए ना बन के आरएनए बन जाए तो उसको हम लोग रेप्लिकेशन नहीं बोलते। ठीक, रेप्लिकेशन का मतलब होता है डिट्टो उसकी कॉपी। ठीक, हाँ, कितने ये बताया था यहाँ पर। ठीक नहीं है, रेप्लिकेशन बताया था यहाँ पर ये। और इन्होंने बेटा और तो ये आपको याद नहीं करना कि कब ऑनर मिला, कब, ये आपको याद नहीं करना। ठीक, हाँ,
ये आपको नोबेल प्राइज वगैरह डेट वगैरह आपसे पूछने वाला इंटरेस्ट नहीं है। बस पहला याद करना कि बार्टसन ने जो काम किया था हार्ड एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो क्या लगाओगे यहाँ पर बेटा, अगर डिफ्रैक्शन आएगा तो लगाओगे आप बेटा किक लगाओगे यहाँ पर, लेकिन अगर पूछेगा यहाँ पर ये हार्ड एक्सरे बैटरी फेज तब आप लगाओगे यानी कि बार्टसन। अगर ये क्वेश्चन आए यहाँ पर डिफ्रैक्शन एक्सरे पॉलीपेप्टाइड की चेन्स ऑफ प्रोटीन तब लगाओगे आप किक लगाओगे। ठीक, हाँ, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए रेप्लिकेशन, ये टोटली आप पढ़ोगे आगे जाके। ठीक, हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे बेटा मूव कर रहे हैं। ठीक है ये, हाँ, देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ कह रहे हैं ये कह रहा है कि क्या आप जानते हैं, जैसे कि आप हर बच्चा जानता हुआ है, ये कोई नई बात नहीं बेटा, कि अगर मैंने बीज बोया बेटा आनी टमाटर का, तो मुझे जहर सी बात है कि उस पौधे से मुझे टमाटर मिलेगा, ना कि उस पौधे से मुझे अदरक मिलेगी। दूसरा पॉइंट, अगर बेटा हाथी जन्म देगा बच्चे को और उसकी वाइफ, तो बेटा क्या मिलेगा, यानी हाथी का दही मिलेगा, ना कि वहां से मुझे कोई एलिफेंट मिलेगा। समझ ना ये। प्लस दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कोई भी एनिमल्स है तो उस एनिमल के बेस पे हमें वही कैटेगरी मिलेगी, ना कि कोई अदर कैटेगरी मिलेगी। ये आपको याद करना है कि बेबी एलिफेंट का यानी एलिफेंट मिलेगा, ना कि हमें कोई अदर एनिमल मिलेगा। समझ गया ना ये। हाँ सेम, अगर मैंगो वो है बेटा तो मैंगो मिलेगा, ना कि हमें गुआवा मिलेगा। ठीक ना ये। हाँ, तो ये आपसे पूछने वाला नहीं है। ठीक, हाँ, ये पता होगा सब आपको। अब इस चीज को जानने के लिए कि आखिर जेनेटिक्स क्या चीज होती है बेटा, कि जेनेटिक्स क्या होती है, इसको जानने के लिए बेटा आपको कुछ यहाँ के कुछ टूल्स है, उसको मैं समझना पड़ेगा आपको। केवल मैं इसके एनसीईआरटी की रीड करवा दूं तो वो काम चलने वाला नहीं है, लेकिन उन टूल्स को समझने के लिए जिससे हमारी जो जेनेटिक्स है ये स्ट्रांग हो, जो कि हम क्वेश्चन समझ पाए, तो पहले बेटा आपको टूल्स है उनको समझना पड़ेगा कि आखिर जेनेटिक्स क्या है, प्लस जेनेटिक्स के अंदर क्या क्या आता है और क्या क्या डिफरेंस होता है। तो इन चीजों को हम लोग समझते हैं पहले जेनेटिक्स के अंदर। तो जेनेटिक्स बेटा क्या है, पहले यहाँ देखिए जेनेटिक्स क्या है। यहाँ पर यहाँ देखिए जेनेटिक्स क्या है बेटा, सुनिए यहाँ पर पॉइंट लिखना बेटा यहाँ पर कि जेनेटिक्स क्या चीज होती है। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स बेटा एक ब्रांच है। हाँ, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या है बेटा, यहाँ पर देखिए बेटा जेनेटिक्स कहने का मतलब होता है जेनेटिक्स यानी कि जीन, जहां हम बेटा यानी कि बात कर सके यानी कि स्टडी कर सके यानी कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन, उसको बोलते हैं जेनेटिक्स बोलते हैं। द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, वो जो पेरेंट के कैरेक्टर जो ऑफस्प्रिंग में आते हैं उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। प्लस वेरिएशन यानी विच कैरेक्टर नॉट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड वेरिएशन। और ये वेरिएशन बेटा बहुत सारे रीजन है, ड्यू टू एनवायरमेंटल हो सकता है, या कह सकते हैं म्यूटेशन हो सकता है, या जीन रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, बहुत सारे हैं, अभी हम लोग सीखेंगे बनवाई करके। ठीक, हाँ, तो जेनेटिक्स क्या है बेटा, यहाँ पर जेनेटिक्स बेटा क्या है, यानी कि इट इज ब्रांच, it is branch which deals the inheritance and variation, inheritance and variation। यानी आप सिंपल लफ्जों में कहना चाहें तो आप ये बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स बोलते हैं। अब इनहेरिटेंस और वेरिएशन, अब आपको पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है कि इनहेरिटेंस क्या है और वेरिएशन क्या है। ठीक, हाँ, तो बेटा इतना क्या हो गया, इनहेरिटेंस और वेरिएशन। अब दो पॉइंट आते हैं फिर माइंड में कि सर इनहेरिटेंस किसको बोलेंगे और वेरिएशन किसको बोलेंगे। ठीक ना बेटा, हाँ, देखिए बेटा यहाँ पर इनहेरिटेंस किसको बोलेंगे और वेरिएशन किसको बोलेंगे, इस पॉइंट बेटा यहाँ पर आइए नोट करते हैं। बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, हर चीज बेटा आपको पता होनी चाहिए। इनहेरिटेंस वेरिएशन किसको बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे। ठीक, हाँ, देखिए बेटा यहाँ पर पहला पॉइंट उठाते हैं बेटा क्या, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस,
इनहेरिटेंस क्या होता है बेटा, लिखना दोज कैरेक्टर which transfer from parents to offspring। पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग क्या है बेटा, या इसको हम लोग प्रोजेनी बोल सकते हैं, ठीक। हाँ, इसका मतलब एक ये बेटा, ठीक ना ये। हाँ, यानी वो कैरेक्टर जो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से टू ऑफस्प्रिंग, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक ना ये। हाँ, दूसरा बेटा यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ये यानी इनहेरिटेंस हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है बेटा वेरिएशन। अब ये वेरिएशन बेटा जो होता है यहाँ पर ये वेरिएशन, ये दो टाइप का वेरिएशन है यहाँ पर, ये दो टाइप का वेरिएशन है बेटा। पहला वेरिएशन होता है बेटा, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन, कंटिन्यूअस वेरिएशन। दूसरा होता है बेटा डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, डिसकंटिन्यूअस, ठीक। हाँ, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, हाँ इसको आप इसे लिखने बताइए, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। एक कंटिन्यूअस वेरिएशन, दूसरा क्या बेटा ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। ये डिसकंटिन्यूअस है और ये है कंटिन्यूअस वेरिएशन। दोनों बेटा क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है ये ना। हाँ, अब ये कंटिन्यूअस वेरिएशन बेटा होता है और ये वेरिएशन, जबकि ये वाला जो वेरिएशन बेटा है ये वाला, ये होता है ड्यू टू म्यूटेशन, ठीक है ये। हाँ, अब ये कंटिन्यूअस वेरिएशन बेटा, ये हो सकता है वेरिएशन बेटा, यानी कि एक हो सकता है बेटा ये जर्म सेल में हो सकता है, जर्मिनल सेल, ठीक। दूसरा बेटा हो सकता है ये वेरिएशन, इसको बोलते हैं सोमैटिक सेल, ठीक। हाँ, ये वेरिएशन जो डिसकंटिन्यूअस है ये होगा म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन आगे सीखो डिटेल में क्या है, अभी सिर्फ केवल बेटा इंट्रोडक्शन है, ठीक। हाँ, दूसरा है कंटिन्यूअस वेरिएशन, दो टाइप का। पहला जर्मिनल, जो जर्म सेल में होता है, जैसे गैमीट है, यानी एग है, ओवरी है, टेस्टिज है, ठीक, उनमें यानी गोनैड्स में, यहां लिख दी बेटा पर, इसको बोलते हैं गोनैड में, ठीक। हाँ, गोनैड्स यानी टेस्टिज, ओवरी वगैरह। और ये बेटा सोमैटिक सेल्स है, जैसे बेटा देखिए कोई पर्सन है, अब वो पर्सन बेटा जिम में गया, अब खूब डोला सोला बनाना स्टार्ट कर दिया उसने, तो क्या आप देखोगे क्या कि उसके ऑफिस पर में का डोला सोला वाला बच्चा पैदा हो गया? नहीं, क्योंकि वो जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर उसने बाहर एक्वायर किए हैं एनवायरनमेंट में, ना कि कैरेक्टर ट्रांसफर किया फ्रॉम पेरेंट्स से, ठीक। तो ये है जैसे कि पेरेंट्स हैं, अब पेरेंट्स बेटा मम्मी पापा डॉक्टर है इसके, तो जरूरी नहीं बेटा कि उसके बच्चा जो है वो डॉक्टर पैदा होगा, वो बाद में इसको ग्रहण करेगा, यानी कि उसको एक्सेप्ट करेगा, यानी कॉलेज से डिग्री लेके पढ़ेगा तब डॉक्टर बनेगा, ना कि डॉक्टर बच्चा बना पैदा होगा। तो ये जो कैरेक्टर होते हैं सोमैटिक सेल में होते हैं, नॉट द जर्म सेल्स, तो इसलिए ये कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होते हैं, ठीक। ये कैरेक्टर यहाँ कोई भी चेंज आ गया, यानी टेस्टिज में, ओवरी में, जैसे पर्सन यहाँ बैठा हुआ आराम से और वहां से अल्ट्रा बड़े हानिकारक वही आई और टेस्टिज पे पड़ी धड़ा से, बेटा क्या हो गया बेटा, यानी हो सकता है खूब खतरनाक हो सकता है वेरिएशन, तो बेटा इसमें भी आ सकता है वो, ठीक है ये। जैसे किसी के कोई बीमारी हो गई, रेसेसिव बीमारी है, खतरनाक बीमारी है, तो वो इस तरह भी होता है। ये जनरली बेटा हार्मफुल होते हैं, यानी रेसेसिव होते हैं और बहुत ही कम होते हैं, ना के बराबर बेनिफिट, जो हम लोग आगे सीखना, ठीक। तो वेरिएशन क्या बेटा, डिसकंटिन्यूअस है और है कंटिन्यूअस वेरिएशन है, ठीक ना ये। हाँ, अब हम अपने अपने पॉइंट पर आते हैं बेटा, ठीक ना ये। हाँ, यहाँ देखिए यहाँ पर यही लिखा है, लिखना जो मैंने रीड किया है, डिक्टो एक पार्ट है सर। तो ये कह रहे हैं बेटा, यानी देयर आर ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। तो अब इन्होंने एक क्वेश्चन मार्क बना दिया, क्या
ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल होती है पेरेंट्स के, तो ये बेटा हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, ठीक। हाँ, और कौन कौन सी होंगी, जैसे कि हम बोल सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो वो बेटा क्या होंगी, यानी आइडेंटिकल यानी क्लोन, उनमें क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जिनमें होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन which origin are not identical, क्लियर, तो कैसे होंगी, वो डिफरेंट होंगी, क्लियर। do they show difference some of their characteristic, आने कुछ डिफरेंट होते हैं बेटा, क्या आप जानते हैं, ये छोड़ दो बेटा, ठीक है, ये कह रही है these are several repeated questions होते हैं, these पढ़ना इसके अंदर बेटा, ये छोड़ देना, ठीक है, ये हाँ ये नहीं आएगा, ये लिखा है बेटा यहाँ पर, आने की, यहाँ देखिए बेटा ये लिखा है यहाँ पर, ये द ऑब्जेक्ट डील्स विद इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस एज वेल एज बोल दिया गया बेटा ना, वेरिएशन बोल दिया गया, एक इनहेरिटेंस है बेटा यहाँ पर, दूसरा क्या है वेरिएशन, ये जेनेटिक्स की वर्ड है बेटा, इनहेरिटेंस, दूसरा क्या है वेरिएशन, कैरेक्टर, जो बेटा पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस बोलेंगे, ठीक। हाँ, by which are passed from parents to offspring, क्लियर है ये। हाँ, जो कैरेक्टर बेटा पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाए उसको बोलेंगे आने की इनहेरिटेंस बोलेंगे, और फिर लिखा बेटा आने द प्रोजेनी which are heredity, आने जन्मजात, ठीक। हाँ, वेरिएशन का बेटा, वेरिएशन, वेरिएशन बेटा ये है आने की द डिग्री बाय विच प्रोजेनी जो डिफर होती है फ्रॉम देयर पेरेंट्स, आने की वो कैरेक्टर दैट नॉट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड वेरिएशन, क्लियर। तो समझ गए ना, इनहेरिटेंस का बेटा वो कैरेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाए, इनहेरिटेंस, और वो कैरेक्टर जो पेरेंट्स से ना करके ड्यू टू एनवायरनमेंट में आए तो उसको बोलते हैं वेरिएशन, ठीक नहीं है। अब ये इंसर्टिंग का बेटा यहाँ पर, ये जैसे समझिए अपनी भाषा में समझिए इसको, ये जैसे हम लोग बेटा ऐसे देखिए हमारे पास एक क्या हुआ मेरे पास, ठीक नहीं है, मान लेते हैं अब वो काव बेटा दूध दे रही है, केवल 3 लीटर दूध दे रही है, क्या बताइए 3 लीटर से क्या उस बंदे का घर का रोजगार चल पाएगा क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, तो उसके माइंड में आया कि यार ऐसी गाय लाई जाए कि जो बहुत सारा दूध दे, वो आश्चर्यचकित हो गया, तो उसने देखा कि यार आर्टिफिशियल क्रॉस करवा ली जाए तो काऊ काऊ बहुत दूध देगी, तो गया बुल के पास गया, तो वहां क्या किया बेटा आने की एक अच्छा बुल तैयार किया जिसको बोलते हैं आने की इसके पास डिजायरेबल कैरेक्टर होना चाहिए, तो वहां से क्रॉस करवाया, आने की लिखा है बेटा हमारे ये कीड़ा आने की वेरिएशन दैट वर आने की हिडन, आने नेचुरली प्रेजेंट होता है इन वाइल्ड पॉपुलेशन, वाइल्ड का मतलब होता है आने की जंगली, जो नेचुरल तौर पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ये, और प्लांट भी हो सकता है बेटा, वो एनिमल भी हो सकता है, आने सिलेक्टिवली ब्रीड, सिलेक्टिवली को डब्बे में बंद करो, इसका मतलब होता है हम इच्छा अनुसार उसको सिलेक्ट करेंगे कि इस काऊ के का हम ब्रीड जो है इस बुल के साथ तैयार करेंगे बेटा, तो इससे क्या होगा हमें हाई कैटेगरी का क्या मिलेगा, हमें ऑरिजिन तैयार होगा, जो अब 3 लीटर दूध देगी बेटा, 3 नहीं देगी, वो अब 80 लीटर दूध देगी, ठीक है ना ये। हाँ, ऑरिजिन से दैट आर का लिखा है पर तो ये लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है डिजायरेबल कैरेक्टर होना चाहिए, फॉर एग्जांपल थ्रू द एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन, थ्रू द आर्टिफिशियल सिलेक्शन, समझ ना ये। हाँ, आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन मतलब पालतू जानवर वगैरह होना चाहिए, समझ ना ये। हाँ, अब बेटा ये ऑप्शन नहीं है ये ह्यूमन जो बेटा ये 8000 से आने की 1000 बीसी, बीसी बेटा एक ईयर होती है, जैसे इस समय जैसे होता है एरा होता है एक कोच, तो ऐसी बेटा ये क्या है एक डेट है सन की, तो 8000 से 1000 साल पहले, ये याद कर लेना, सडन देर खा जाता पता नहीं कब कहां से नीट में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ये। हाँ, तो वही लिखा है वेरिएशन बेटा हिडन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, और क्यों इसका एक्सप्लोइटेशन मतलब यूज किया जाता है इसका वेरिएशन का, दैट आर नेचुरली प्रेजेंट होता है इन वाइल्ड पॉपुलेशन, यानी प्लांट हो सकता है इसका और एनिमल, जैसे
आप देखते हैं हाइब्रिड धान आते हैं, हाइब्रिड गेहूं आते हैं। तो ये सब जो तैयार किए जाते हैं बेटा एक आर्टिफिशियल यानी क्रॉसिंग के बेस पर तैयार किए जाते हैं, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है ये। तो ऐसे ही हमारी काव कौन सी, साहिवाल काव है, जिसपे हम क्या करते हैं बेटा एक ब्रीड तैयार करते हैं। ठीक है ना ये। हाँ यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर ये आगे देख रहा है यानी कि वाइल्ड काव बेटा क्या है, वाइल्ड काव बेटा इसको जानते हैं यानी कि साहिवाल के नाम से जानते हैं। अब बेटा कहां पर है साहिवाल, ये एक पंजाब में है, समझिएगा ना ये। हाँ और इसका पहले जहां बेटा एक 3 लीटर दूध देती थी, अब वो 3 लीटर नहीं, अब बेटा वो 80 लीटर बेटा क्या देगी, मिल्क देगी। क्योंकि इस काव की हमने जो ब्रीड करवाया बेटा एक हाई क्वालिटी का बेटा कौन लेके आया, बुल लेके आया। तो वहां से क्या मिल गया, डिजायरेबल कैरेक्टर मिल गए, और इसलिए क्या हो गई, अब हाई क्वालिटी क्या मिलेगा, मिल्क मिलेगा। समझिएगा ना ये। तो ये चीज केवल बेटा एनिमल के लिए वैलिड नहीं है, इसका यूज किया जाता है प्लांट में भी यूज किया जाता है इसका, समझिएगा ना ये। हाँ अब फिर आगे लिखा है बेटा, यहाँ पर लिखा है कि मेंडल्स लॉ यानी कि इनहेरिटेंस। अब मेंडल इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि कोई भी कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रांसफर होता है, इस बात को उन्होंने समझाया है विद अपने एग्जाम्पल को लेके। तो इसको समझने के पहले आपको पता होना चाहिए कि डोमिनेंस और रिसेसिव का मीनिंग क्या होता है। डोमिनेंस और रिसेसिव, डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभावशाली, जो अपने इफेक्ट की प्रेजेंस में किसी अदर रिसेसिव के इफेक्ट को शो ना होने दे। क्लियर है ये। हाँ देखिए बेटा यहाँ पर सुनिएगा, अब ये हमारे पास एग्जांपल है बेटा, बेटा डिब्बे बंद करो। यहाँ पर जो कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर ये बेटा कितने होते हैं, यानी कि 7, और ट्रेट होते हैं बेटा कितने होते हैं, ये होते हैं 14 होते हैं। सर कैसे, आइए समझते, पहले आपको ये समझाया ठीक ना। देखिए बेटा देखिए यहाँ पर क्या है, हर चीज समझिए तभी समझ में आएगा आपकी लॉजिक। क्लियर बेटा ये। देखिए बेटा यहाँ पर बेटा होता क्या है, यानी कि मैं बात करूं बेटा बंजीन, बंजीन, बंजीन के पास बेटा क्या होते हैं, यानी कि 2 होते हैं एलील, 2 एलील होते हैं बेटा। ठीक, इसमें क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो एक एलील होगा बेटा वो होगा डोमिनेंट, और एक एलील होगा बेटा वो क्या होगा, रिसेसिव होगा। ठीक, जैसे यहां मैंने बोल दिया यानी कि डोमिनेंट एलील है ये, और ये है बेटा रिसेसिव एलील है, रिसेसिव एलील। जैसे मैंने मान लिया बेटा यहाँ पर क्या है, यानी वन जीन है, और एक जीन के पास जो एलील है बेटा मैंने मान लिया यानी कि टॉल का मान लिया, यानी किसका है, टॉल, यानी कि लंबाई का क्या एक जीन है। अब इस जीन को बेटा मैंने मान लिया यानी कि इसके 2 एलील है, यानी कि मैंने मान लिया यहाँ पर कैपिटल टी, और मैंने मान लिया यहाँ पर यानी कि स्मॉल टी। ठीक, अब इसका एक जो डोमिनेंट एलील है बेटा वो एलील है ये एलील, जो रिसेसिव एलील है वो एलील है ये एलील, सॉरी यानी कि स्मॉल टी, ये वाला। ठीक, तो ये एलील रिसेसिव है और ये क्या है, डोमिनेंट है। इसी प्रकार बेटा अगर मैं शेप की बात करूं, शेप की, शेप, तो बेटा आप कहोगे यहाँ पर जैसे शेप की बात करें यहाँ पर, तो ऐसे यहाँ होता है इसका एलील आर और स्मॉल आर। तो आर क्या है बेटा, यहाँ पर आर है डोमिनेंट यानी राउंड के लिए, ऐसे स्मॉल आर क्या है बेटा, ये है रिसेसिव यानी झुर्रियादार। अभी समझो सब एग्जांपल, ठीक है। ठीक, ऐसे ही कलर को लेकर हो सकता है। तो आपको याद करना है बेटा कि वन जीन में कितने होते हैं, 2 एलील होते हैं, एक डोमिनेंट एलील होगा और एक होगा रिसेसिव एलील। रिसेसिव एलील उसको बोलते हैं बेटा जो अपनी हेटेरोजाइगस कंडीशन में डू नॉट एक्सप्रेस, ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन। अभी हम लोग बाद में लिखेंगे इसको। ठीक, इसी प्रकार बेटा यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखना यानी कि वन कैरेक्टर, वन कैरेक्टर, अब एक कैरेक्टर बेटा तो इनके पास क्या होंगे बेटा, यानी कि 2 होंगे ट्रैक, 2 क्या होंगे, 2 ट्रैक इनके पास होंगे। जैसे मैं कैरेक्टर बेटा ले रहा हूं, एक एग्जांपल दूं यहाँ पर, मैं एक यहाँ पर एग्जांपल दूंगा। ठीक, हाँ ये देखिए, जैसे बेटा मैं एग्जांपल दूं यहाँ पर, ये यानी कि
आई कलर का एग्जाम्पल दूं, आई कलर का एग्जाम्पल। मान लेते हैं किसी की अखियां बेटा, और अखियां कलर बेटा मान लेते हैं यानी कि किसी की ब्लू कलर की है, या किसी की ग्रीन कलर की है, या किसी रेड कलर की है, ठीक नहीं है। तो बेटा मैंने मान लिया यहाँ पर एक कलर क्या है, आई का कलर है, तो यहाँ हो सकता है कलर बेटा एक मान लेते हैं यानी कि ब्लू कलर हो यहाँ पर, ठीक। हो सकता है एक कलर कैसा बेटा यहाँ पर ग्रीन होगा, ऐसा हो सकता है। अगर मैं और मान यहाँ पर बेटा मैं हाइट की बात करूँ, यहाँ पर हाइट, अरे हाइट किसी की क्या एक करैक्टर है ना हाइट, तो हाइट के दो टाइप हो सकते हैं, एक ऐसा हो सकता है बेटा यानी कि वो टॉल हो सकता है, और एक ऐसा हो सकता है वो ड्वार्फ हो सकता है, समझ गया ना ये। हाँ बिल्कुल एक एक पॉइंट बेटा नोट करना, एनसीईआरटी इतनी इजी हो जाएगी आपकी, बिल्कुल बहुत ही इजी, बस आपको कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, समझ गया ना ये। अक्सर बच्चों को ये नहीं पता कि मोनोहाइब्रिड में कितने ट्रेट है, कि डाइहाइब्रिड में कितने ट्रेट है, लेना वो रटना शुरू कर देता बच्चा, ठीक। हाँ ऐसे हाई टाइप बहुत सारे एग्जांपल हैं, मैं आपको वन बाय करके यहाँ पर समझाएंगे, समझ गया ना ये। हाँ तो बच्चा जो एक जीन है बेटा, तो एक जीन बेटा ये किसके इक्विवेलेंट है, एक जीन बेटा जो इक्विवेलेंट है, एक जीन, वो जीन बेटा यानी कि कैरेक्टर के इक्विवेलेंट है, यानी कि जीन इक्विवेलेंट कैरेक्टर। इसी प्रकार बेटा जो ट्रेट है बेटा यहाँ पर देखना, ये ट्रेट यानी एलील किसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट है, यानी कि ये इसके इक्वल है, और ये बेटा इसके इक्वल है, ठीक। तो एलील क्या बेटा, एलील बोल सकते हैं कि स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, ऐसे ही बोल सकते हैं कि ट्रेट क्या आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ किसका, कैरेक्टर का, क्लियर है ये। हाँ बेटा यहाँ पर मैंने बंद कैरेक्टर को ऐसे यहाँ पर बंद कैरेक्टर, एक मिनट इसको साफ कर देना, बंद कैरेक्टर, एक मिनट इसको वन कैरेक्टर, हाँ अब लिखिए बताइए, ठीक है ये। पहले थोड़ी मिस्टेक हो गई लिखने में, वन कैरेक्टर और वन जीन, और यहाँ एक जीन में दो एलील और एक कैरेक्टर में दो ट्रैक, ठीक, इतना लिखिएगा, फिर हम लोग बढ़ते आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ लिखिए बेटा, यहाँ पर ऐसे करूंगा कि डोमिनेंट किसको बोलेंगे, डोमिनेंट, डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील किसको बोलेंगे बेटा, यहाँ पर लिखिए बेटा, ये छोटे छोटे बेटा ये पॉइंट है, ठीक है ना ये। डोमिनेंट एलील बेटा हम बोलेंगे, लिखना लिखना द एलील which the allele which express itself in heterozygous condition, ठीक। वो एलील जो क्या है एक्सप्रेस करे इटसेल्फ खुद इसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन में, और इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखना लिखना डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील is expressed over the recessive allele, ठीक। जैसे एग्जांपल लिखना इसका, जैसे देखना कैपिटल टी स्मॉल टी, तो अब ये जो कैपिटल टी बेटा ये क्या डोमिनेंट है किसके, स्मॉल टी के ऊपर, ऐसे बोल सकते हैं आर, ये बोल सकते हैं, तो ये क्या है डोमिनेंट है किसके, इस स्मॉल आर के ऊपर, तो इनको बोलते हैं डोमिनेंट एलील बोलते हैं, जो अपने आप का बेटा एक्सप्रेस करे, समझ गया ना ये। हाँ इतना नोट करो बेटा इसको, इसी प्रकार क्या बेटा हम लिखना ये यानी कि रिसेसिव एलील होता है, रिसेसिव एलील, रिसेसिव एलील क्या होगा लिखना ये, लिखना इट
only express it only express in homozygous condition. homozygous condition ये बेटा हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो है एक्सप्रेस नहीं करेगा, किसमें करेगा? सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में। हाँ, जैसे देखना बेटा ये एक स्मॉल आर या स्मॉल टी तो इसमें तो एक्सप्रेस करेगा बेटा ये रिंकल्ड है, ये क्या ड्वार्फ है, लेकिन इसमें बेटा ये एक्सप्रेस नहीं करेगा, क्यों? इसमें टॉल होगा, क्योंकि ये एक्सप्रेस करेगा, ये एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो इसलिए हम इसको एग्जांपल यहाँ पर नहीं मानेंगे। समझ गए ना ये? तो ऐसे इस तरह आप इसको एग्जांपल लिख लेना है। ठीक, हाँ, दिस इज सिर्फ एलिमेंट। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक हम लोग। यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर देखना इसको, देखिए यहाँ पर ए दिया, सेव दिया इसका। अब इसके कितने कैरेक्टर बेटा? 7 कैरेक्टर इसके है बेटा। सीड का है और सीड शेप का बेटा, कलर का है और कलर का ये है, फ्लावर का पोड शेप है और पोड का कलर है और फ्लावर की बेटा क्या है? पोजीशन है। ठीक है, ये इतने कैरेक्टर यहाँ पर दिए हैं और बेटा एक स्टेम की हाइट है। 7 कैरेक्टर है और 7 कैरेक्टर के एक डोमिनेट वाला और एक रिसेसिव वाला, तो कितने इसके पास होगा? ट्रेट, यानी कि 7 पेयर, मतलब 14 क्या होगा इसके पास? ट्रेट होगा। ठीक, ये देखिए बेटा इसका, यहाँ देखना डोमिनेट सीड का शेप बेटा कैसे होगा? राउंड। अब जब राउंड शेप होगा तो अच्छा होगा ना, ये है पिच का, झुर्रियां पड़ गई है, तो बेटा क्या है? रिसेसिव, यानी डोमिनेट नहीं है। सीड का कलर बेटा येलो होगा, डोमिनेट, और ग्रीन होगा तो कैसे होगा? रिसेसिव होगा। फ्लावर का कलर वायलेट होगा तो डोमिनेट, और ये व्हाइट होगा रिसेसिव। ऐसे इसको बोलते हैं पोड। पोड का मतलब होता है बेटा फली। ठीक, जो मटर की फली बेटा, बताओ मार्केट में फूली लेके आओगे, एक पिचकी लेके आओगे, मम्मी सैंडल से इतना मारेगी बहुत बेटा अगर ये लेके आ गए। ठीक, तो ये क्या बेटा? एक पिचकी मटर रही है। ऐसी बेटा ये देखना मटर कलर बेटा, मार्केट से लेके आओगे, हरी लेके आओगे, ये पीली लेके आओगे बेटा, तुरंत बेटा एक सैंडल पड़ेगा बेटा अगर ये लेके आओगे घर। कौन सी लेके आओगे? ग्रीन वाली। फ्लावर का देखना पोजीशन बेटा, ये बेटा दोबारा चांस है बेटा, दोबारा ग्रो कर सकता है, तो यहाँ दोबारा जो है आने की इसमें मटर फली आ सकती है, लेकिन बेटा अब ये दोबारा ग्रो नहीं करेगा, ये यानी कि अब एक बार फूल आ गया तो अब इस पे दोबारा इसकी लेंथ जो है नहीं बढ़ेगी, इसलिए क्या बेटा? टर्मिनल, और टर्मिनल का मतलब होता है बेटा स्टॉप। ठीक, यानी कि एंड हो गया इसका, यहाँ ये ग्रो कर सकता है, तो एक्सियल क्या बेटा? ये डोमिनेट, रिसेसिव। हाइट कितना लंबा है बेटा? ये छोटा है, और लंबा बेटा हर किसी को अच्छा लगता है ना, ये छोटे वाला अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। यहाँ मटर हो, देखिएगा केवल एक फली आएगी इस पे 1 2 3 4 फली आएंगे भविष्य में बेटा, मतलब ये चार है, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। क्लियर है ये? तो इस तरह बेटा आप कितने होंगे कैरेक्टर? 1 2 3 4 5 6 1 7, यानी कि 7 क्या है बेटा? कैरेक्टर है, और ट्रेट कितनी है? 14। समझ गए ना? ये 14 है बेटा। ठीक, अब मेंडल ने जो बेटा लॉ दिया था, यानी कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था मेंडल ने, ये मेंडल का लॉ क्या कहता है? सुनिए बेटा क्या कहता है, सुनिए बेटा इसको क्या कहा है इन्होंने, देखना ये जो लॉ कहता है, यानी ड्यूरिंग मिड 19th सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब होता है बेटा यानी कि 100 ईयर। ठीक, हाँ 100 ईयर, दैट यानी कि हैड दे वाज मेड इन अंडरस्टैंडिंग, समझते हैं इसको, यानी इनहेरिटेंस को समझाने की उन्होंने कोशिश की है। किसको? इनहेरिटेंस की पेरेंट के कैरेक्टर यानी कि ऑफ स्पीड में कैसे ट्रांसफर होती है, ये इन्होंने प्लांट लेके और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट बताने की पूरी कोशिश की है। ठीक, जैसे बेटा देखना है पर आली ग्रेगर मेंडल कंडक्टेड, इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया वो स्टार्ट किया था किसपे? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। और किस पे किया था बेटा? यानी कि गार्डन पी। ध्यान रखना एग्जांपल में देगा सूट पी देगा गलत हो जाएगा,
क्या लगाएंगे, गार्डन्स की लगाएंगे। फॉर 7 ईयर्स, साल यानी 7 साल के लिए, और 1856 से लेके बेटा यानी 1863 तक, यानी कि इतने साल इन्होंने काम किया था, यानी कि 7 साल बेटा क्या किया इन्होंने, ये काम किया था, ठीक है। ये फिर लिखा है यानी कुछ बताया कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बता दिया, यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म। बताओ ये मटर डेड है कि लिविंग है, ये लिविंग है ना, तभी काम कर पाएंगे ना मेंडल इस पे। हाँ, ड्यूरिंग द मेंडल इन्वेस्टिगेशन, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में बहुत सारी चीजों को खोजा और पाया और बताया ये कि जो इनहेरिटेंस होता है बेटा, यानी कि पैटर्न बाय द फर्स्ट टाइम, यानी कि स्टैटिकल। बेटा ये एक मैथ की बुक होती है, ये क्या बेटा, मैथ की बुक होती है। आई बताऊंगा बाद में बेटा ये मैथ की बुक उन्होंने क्यों ली बेटा, ठीक है। ये हाँ, स्टैटिस्टिक्स यानी कि एनालिसिस, वो इसलिए लिए इन्होंने बेटा क्योंकि इनको अभी आगे देखना है, एक चक्र इन्होंने बनाना पड़ेगा, चक्र जिसको बोलते हैं पन्नेट स्क्वायर बोलते हैं। तो वहां इसका सहारा लिया था अपनी मैथमेटिक्स का बेटा इन्होंने, ठीक ना। ये यानी मैथमेटिक्स लॉजिक पर अप्लाई कर दिया बेटा, किसमें अप्लाई कर दिया, यानी कि बायोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं बेटा इनको दिक्कत है, प्रॉब्लम का मतलब है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक। हिज एक्सपेरिमेंट बेटा हैड यानी कि लार्ज सैंपलिंग, इनका जो काम था, जो एक्सपेरिमेंट था बेटा, ये कोई छोटे लेवल पे नहीं था, इनका एक्सपेरिमेंट बहुत हाई लेवल पे था, मतलब हजारों की संख्या में इनके एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, समझा ना। ये फिर का which gave greater क्रेडिटी यानी टू द डाटा। आप खुद देखिए बेटा, आपके पास केवल एक प्लांट है, तो एक प्लांट पे आप ऑब्जर्व कम कर पाओगे कि क्या बीमारी लगेगी, कौन सा कीड़ा लगेगा, क्या फसल में क्या होगा, लेकिन वही आपके पास 1000 पौधे हैं, तो आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लोगे कि अच्छा इसमें कब क्या होगा, कब बीमार लगेगी, कब पॉलिनेशन होगा, तो अच्छे से ऑब्जर्व कर लोगे। तो इसलिए इनका जो एक्सपेरिमेंट था बेटा, वो लार्ज सैंपलिंग साइज था, यानी बहुत बड़े पैमाने पर था, समझ गए ये, जिससे इनको बहुत बड़ा एक आइडिया मिल जाए, समझ गए ये। हाँ, ही कलेक्ट किया था उन्होंने और कंफर्मेशन आलो इन इन्फ्रेंस छोड़ देना बेटा इसको, एक्सपेरिमेंट दिया था यानी कि सक्सेसिव जनरेशन। तो उन्होंने ये भी नहीं बेटा, यानी कि लगातार जो है यानी कि कई जनरेशन उन्होंने काम किया था, ठीक है। ये किसने, प्लांट में किया था, और रिजल्ट पॉइंटेड किया था, यानी कि जो रिजल्ट मिला उसको बेटा एक डायरी बनाई ऐसे, और उस रिजल्ट को बेटा ऐसे नोट करते चलेगा, नोट लिखा नहीं है, पॉइंटेड, ठीक है। ये हाँ, जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस rather than beginning understanding, मेंडल ने इन्वेस्टिगेट की थी किससे बेटे के, यानी कि किस पे की थी बेटा, ये गार्डन्स पे की थी, प्लांट पे, दैट मैनिफेस्टेड टू अपोजिट ट्रेड्स। दो अपोजिट ट्रेड्स मैंने बताए थे आपको बेटा, ये एक टाल होगा तो दूसरा क्या होगा, ड्वार्फ होगा, ठीक। एक येलो है बेटा तो दूसरा क्या होगा बेटा, ग्रीन होगा ना। तो इस प्रकार इन्होंने यहाँ एनसीईआरटी में बेटा केवल 2 दिए एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे हैं, लगभग आने की 4-6 है लगभग ना। टॉल होगा, डार्क होगा, राउंड होगा, राउंड नहीं दिया है बेटा, येलो दे दिया ना। ये तो बहुत सारे यहाँ पर, ये केवल एग्जांपल देके समझाने की कोशिश की, ठीक है। ये डाई हाइब्रिड पढ़ोगे तो वहां इसका पूरा चर्चा मिलेगा आपको, ठीक। हाँ, अलाउ द सेटअप इनहेरिटेंस जोड़ दिया उन्होंने, ये फ्रेमवर्क यानी कि एक्सपेंड लेटर साइंटिस्ट है छोड़ना, ठीक है ना। हाँ, ये दिया है। मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल, हाँ इन्होंने आर्टिफिशियल दिया था, यानी कि क्रॉस करवाया था, पॉलिनेशन यानी क्रॉस पॉलिनेशन। और इन्होंने जो यूज किया था बेटा, मटर यूज क्यों किया था, ये हम लोग जानेंगे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, क्योंकि मटर क्या है बेटा, एक बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, तो वहां हमको जो सेल पॉलिनेशन होता है वो करवाना बहुत आसान होता है, इसलिए मेंडल ने क्या किया, एक प्रोसेस होता है इमस्कुलेशन, इमस्कुलेशन बताएंगे वो भी हम आप आगे सीखेंगे। तो इमस्कुलेशन में क्या होता है बेटा, जैसे एंथर जो है यानी कि मेच्योर हुआ, तो उसको मेच्योर होने से पहले उसका जो एंथर वाला पार्ट है यानी कि वहां से उसको रिमूव कर देंगे, काट देंगे उसको, ताकि हम केवल डिजायरेबल जो है पॉलन ग्रेन लाएं और अपने इस प्लांट पे लाके इसको हम डालें पॉलन, ना कि जो कोई अनवांटेड पॉलन यहाँ पर आके गिरे, समझेगा ना। ये मेंडल यूज किया था, ये आगे सीखो डायग्राम है आगे, ठीक है। ये यानी कि
और जो पेरेंट लिए थे बेटा उन्होंने बिल्कुल ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स। इसका मतलब होता है यानी कि प्योर पेरेंट। बेटा लाइन का मतलब होता है लाइन, ये लाइन का मतलब होता है बच्चों इंडिविजुअल। जो लाइन है बेटा इसका मतलब होता है इंडिविजुअल। ठीक, हाँ तभी आप समझे सर लाइन इसका मतलब ये होता है, ये नहीं है लाइन, इसका मतलब होता है इंडिविजुअल। ठीक, और इंडिविजुअल कौन है, यह बेटा प्लांट है, प्लांट पर काम कर रहे हैं। ठीक, हाँ थ्रू ब्रीडिंग यानी लाइन्स इज वन दैट हैविंग द अंडरगोइंग्स और लगातार क्या करवाया है उन्होंने कंटीन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। समझ गया ना ये, हाँ सो दैट स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एक्सप्रेशन। मतलब वही है कि पेरेंट्स से यानी कि कैसे कैरेक्टर जाते हैं उनकी स्टडी करना। कि टॉल है एक डॉग क्रॉस करवाया, वो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना ये, हां ट्रेट इनहेरिटेंस पास सेवरल जनरेशन, वही F1 F2 करते हैं। मेंडल ने बेटा यानी कि 14 का लिए बेटा थ्रू ब्रीडिंग स्पीड यानी वैरायटी। वैरायटी मतलब बेटा इसको बोलते हैं यहां पर लिखना यानी कि ट्रेट बोलते हैं। ठीक, ट्रेट लिए थे उन्होंने कितने 14। एच पेयर विद सिमिलर एक्सेप्ट किसको बेटा ये वन कैरेक्टर। ट्रेट का मतलब होता है कि एवरी कंट्रास्टिंग ट्रेट यानी कि अलग-अलग हो। समझ गए ना ये, हां कंट्रास्टिंग का मतलब होता है बेटा अगर 10 कैरेक्टर है तो 10 कैरेक्टर बेटा अलग-अलग होंगे। यहाँ पर कोई कैरेक्टर किसी से सिमिलर शो नहीं करेगा, कंट्रास्टिंग ट्रेट बोलते हैं। ठीक है ये, हां कंट्रास्टिंग ट्रेट सिलेक्ट किए थे यानी स्मूथ है बेटा, रिंकल्ड है, सीड है, ग्रीन एलो। ठीक है ये, हाँ इंफ्रारेड यानी फुली मटर। समझ गए बेटा ये, हाँ बाकी जो बेटा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। तो बेटा बस आज के लिए इंट्रोडक्शन बेटा बस इतना है, बाकी मैं फिर से स्टार्ट करूंगा मेंडल का लॉ स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बेटा ख्याल रखिए। ओके बाय टाटा।